टीएमसी नॉलेज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं अर्थव्यवस्था का ये दूसरा टेस्ट सीरीज है। ये क्लास 9th और 10th के लिए हैं। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय को गंवाए हुए, क्योंकि समय बहुत कम है और इसमें हम देखेंगे कि बिना ज़्यादा डिस्कशन के हम अधिक से अधिक प्रश्नों को देखने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं। इसका पहला प्रश्न है कि वैश्वीकरण का अर्थ क्या है। वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है, देख सकते हैं आपके ऑप्शन सामने हैं। और यानी कि वैश्वीकरण का अर्थ होता है कि विश्व अर्थव्यवस्था से समन्वय करना, यानी कि विश्व की जो अर्थव्यवस्थाएं होती हैं, एक देश की अर्थव्यवस्था जब दूसरे देश की अर्थव्यवस्थाएं से जुड़ती हैं तो वो वैश्वीकरण का अर्थ होता है। और नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से देखते हैं कि वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं। वैश्वीकरण के कितने मुख्य अंग माने जाते हैं, तो देखिए वैश्वीकरण के मुख्य रूप से 4 अंग माने जाते हैं। यानी कि पहला होता है कि मुक्त प्रवाह पर बल देना, यानी कि व्यापार में जो अवरोध हैं उसको दूर करना, पूंजी का मुक्त प्रवाह होना। और ये एक तरीके से है कि तीसरा होता है कि जो उसमें जो प्रौद्योगिकी होती है, यानी कि टेक्नोलॉजी का प्रवाह करना, और श्रम संसाधनों का यानी कि मानव संसाधनों का मुक्त प्रवाह करना। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है। आप देख सकते हैं इनमें से जो भी कंपनी आपको दिख रही है, यानी कि फोर्ड मोटर्स, कोका कोला और नोकिया, ये सभी जो हैं कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं। इस तरीके से सही जवाब इसका 1 से अधिक होगा। अब इसके विषय में आप जान सकते हैं कि नोकिया जो है कि वो फिनलैंड की कंपनी है, जबकि कोका कोला है ये सबसे पुरानी पेय पदार्थ की कंपनी है। फोर्ड मोटर्स ये जो है यानी कि ये यूएसए की कंपनी है, अमेरिका की कंपनी है। और वॉलमार्ट जो है ये हालांकि ऑप्शन में नहीं है, ये रिटेल की सबसे बड़ी कंपनी है। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी। अगला प्रश्न है, और 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO की स्थापना हुई थी। तो इस तरीके से सही जवाब इसका है ऑप्शन सी। और राइट आंसर इसका अगला प्रश्न है कि सर्वप्रथम किस देश में उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा की गई थी। उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा सबसे पहले कहाँ हुई थी, तो अमेरिका इसके लिए सही जवाब होगा। और नेक्स्ट यहाँ से प्रश्न हम देखते हैं कि भारत में सूचना का अधिकार का अधिनियम कब पारित हुआ था। यानी कि भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम यानी कि जो RTI है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, तो इसका अधिनियम कब पारित हुआ था, तो इसका सही जवाब है कि अक्टूबर 2005 में इसे पारित किया गया था और फिर बाद में ये विधेयक बन गया था। यानी कि सही जवाब इसका ऑप्शन सी है। और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 1 करोड़ रुपया से कम है तो उपभोक्ता शिकायत करेगा। ये कहाँ इसकी शिकायत हो सकती है, तो सही जवाब है कि जिला आयोग में इसकी शिकायत होगी जब किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 1 करोड़ से कम होगा। जबकि अगर वस्तु की कीमत 1 करोड़ से 10 करोड़ रुपए तक के मामलों को राज्य उपभोक्ता फोरम में जा सकता है, और जो 10 करोड़ रुपए से अधिक के जो मामले होते हैं वो राष्ट्रीय उपभोक्ता निवारण आयोग में शिकायत दर्ज किया जाता है उसका। नेक्स्ट है कि एक अर्थव्यवस्था का सृजन होता है। एक अर्थव्यवस्था का सृजन यानी कि ऑप्शन आपके सामने है, किस कारणों से होता है, तो 1 से अधिक इसमें से सही जवाब सही है, यानी कि ऑप्शन A, B, C तीनों इसके लिए सही हैं। और नेक्स्ट है, अर्थव्यवस्था के मुख्य प्रकार कितने होते हैं। अर्थव्यवस्थाएं देखिए मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं, यानी कि अर्थव्यवस्था के मुख्यतः 3 प्रकार हैं, यानी कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र आते हैं इसके अंतर्गत। इस तरीके से 3 इसका राइट आंसर होगा। और हम जानते हैं कि प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, पशुपालन, मत्स्य और वन खनन इत्यादि आते हैं, जबकि द्वितीयक क्षेत्र होता है उसमें उद्योग धंधे आते हैं, और तृतीयक क्षेत्र में सेवा क्षेत्र हैं जो जिसमें बीमा और बैंकिंग संबंधी या परिवहन, दूरसंचार सभी इसके अंतर्गत आते हैं। भारत में तृतीयक क्षेत्र का योगदान सबसे ज़्यादा होता है, यानी कि सेवा क्षेत्र का योगदान GDP में सबसे ज़्यादा होता है। और नेक्स्ट यहाँ से प्रश्न है कि इसमें एक बात और देख लीजिए कि जो विकसित देश होते हैं, यानी कि जो विकसित अर्थव्यवस्था होती है, तो उसमें तृतीयक क्षेत्र का योगदान सबसे ज़्यादा होता है। तो इस तरीके से आप नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि आर्थिक विकास की माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक क्या है। ये बताना है कि आर्थिक विकास के लिए सबसे उपयुक्त जो सूचकांक होता है वो प्रति व्यक्ति आय होता है, और ये प्रश्न भी इसके पहले रिपीट हो चुका है। और प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक अगर देखा जाए किस देश की है, तो ये कतर का है, यानी कि जो कतर देश है, दोहा कतर। और सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला भारत जो है, भारत में अगर कोई जगह है तो वो बिहार है। और प्रति व्यक्ति आय भारत में सबसे ज़्यादा दिल्ली का है, जबकि सबसे कम कहाँ का है, तो बिहार का है। और यहाँ से अगला प्रश्न है कि आर्थिक वृद्धि किससे संबंधित है। आर्थिक वृद्धि का संबंध किससे है, देख लीजिए। इसका सही जवाब है कि किसी आर्थिक वृद्धि का जो संबंध है, ये ऑप्शन A इसके लिए राइट आंसर है, कि किसी अर्थव्यवस्था में कुछ अवधि तक प्रति व्यक्ति वास्तविक आय के निरंतर वृद्धि, ये आर्थिक वृद्धि से इसका संबंध होता है। नेक्स्ट है कि अगला प्रश्न देखते हैं कि द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, इसके लेखक कौन है।
तो इसका सही जवाब है कि इसके लेखक जो हैं कि कीन्स हैं, यानी कि जॉन कीन्स जो है एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं, उनके द्वारा ये किताब लिखी गई है। और नेक्स्ट है कि डिमांड ड्राफ्ट को क्रॉस क्यों किया जाता है। डिमांड जो ड्राफ्ट होते हैं बैंकों के, उसको क्रॉस किया जाता है ताकि भुगतान बैंक खाते के द्वारा ही किया जा सके, यानी कि सही जवाब इसका ऑप्शन ए है। और नेक्स्ट यहाँ से देख सकते हैं हम कि निम्न में से कौन सा एक आर्थिक वृद्धि का परिचायक है। आर्थिक वृद्धि का परिचायक कौन होता है, तो देखिए वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में सुस्थिर वृद्धि जो होती है वो आर्थिक वृद्धि का एक परिचायक होता है। नेक्स्ट है कि भारत में मुद्रास्फीति यानी कि जो इन्फ्लेशन को किस में मापा जाता है। इन्फ्लेशन को जो है कि थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा मापा जाता है, यानी कि ऑप्शन ए में इसका सही जवाब दिया हुआ है। जबकि मुद्रास्फीति के विषय में आप जान सकते हैं कि मुद्रास्फीति में क्या होता है कि मुद्रा का मूल्य घट जाता है जबकि वस्तुओं की कीमतें होती हैं वो बढ़ने लगती हैं। राजकोषीय घाटे से तात्पर्य है, ये बताना है कि राजकोषीय घाटे से क्या मतलब होता है। राजकोषीय घाटे का मतलब होता है यानी कि कुल व्यय में से ये जो है कि राजस्व प्राप्तियां, ऋण की वसूली और विनिवेश से प्राप्तियों को हम घटा देते हैं, तो इससे राजकोषीय घाटा का आकलन हो जाता है। अक्टूबर 2013 में भारतीय स्टेट बैंक की पहली महिला चेयरमैन बनी थी, ये बताना है कि पहली महिला चेयरमैन कौन बनी थी, तो अरुंधति भट्टाचार्य इसका लिए सही जवाब होगा। और अभी जो है कि एसबीआई के अध्यक्ष हैं दिनेश कुमार खारा, और एसबीआई जो नाम है वो 1955 में रखा गया था, जबकि एसबीआई भारत की सबसे बड़ी व्यावसायिक बैंक है। और यहाँ से अगला प्रश्न है कि अर्थशास्त्र एक विशुद्ध यथार्थवादी विज्ञान है, ये कथन किसका है। आप देख सकते हैं यहाँ से, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी राइट आंसर है, यानी कि रॉबिन्स का ये कहना है कि अर्थशास्त्र जो है कि एक विशुद्ध यथार्थवादी विज्ञान है। जबकि अगला प्रश्न देखते हैं कि अर्थशास्त्र यथार्थवादी के साथ साथ आदर्शवादी विज्ञान भी है, इस विचार को मानने वाले कौन थे। तो इसका सही जवाब है कि ये जो विचार जिनका था यानी कि मार्शल का था, लेकिन इस ऑप्शन में नहीं है, यानी कि ऑप्शन ई इसके लिए होगा। अर्थशास्त्र है, ये बताना है कि अर्थशास्त्र क्या है। अर्थशास्त्र क्या है, तो यथार्थवादी और आदर्शवादी विज्ञान दोनों ही हैं, यानी कि अभी इसके पहले जो दोनों प्रश्न मिले हुए थे, यानी कि इसमें से ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। और नेक्स्ट है कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र का संबंध होता है। सूक्ष्म अर्थशास्त्र इसका संबंध व्यक्तिगत इकाई से होता है, यानी कि ऑप्शन ई इसके लिए राइट आंसर है, ऑप्शन ए सॉरी। और अगला प्रश्न देखते हैं, 132वां प्रश्न है कि व्यापक अर्थशास्त्र का संबंध होता है। व्यापक अर्थशास्त्र का संबंध किससे होता है, तो ये बड़े या संपूर्ण क्षेत्र से इसका संबंध होता है, यानी कि ऑप्शन ए इसके लिए सही जवाब है। मार्शल ने प्रस्तुत किया था, मार्शल ने कौन सी व्याख्या को प्रस्तुत किया था, आप देख सकते हैं। और इसमें से देखिए मार्शल ने जो है कि व्यापक अर्थशास्त्र की व्याख्या भी प्रस्तुत किया था, और फर्म के संतुलन की व्याख्या को भी उन्होंने इसका व्याख्या किया था, यानी कि एक से अधिक इसके लिए सही जवाब है। किन्स ने व्याख्या की थी, किन्स ने जो है कि आय तथा रोजगार की व्याख्या किया था, यानी कि बी ऑप्शन इसके लिए सही है। और ये किन्स जो है कि किन्स ने अपना विचार जो दिया है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था के संबंध में दिया है, जबकि किन्स का जो जन्म हुआ था 1883 में हुआ था कैम्ब्रिज इंग्लैंड में। और नेक्स्ट है कि भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है, तो हम जानते हैं कि भारतीय अर्थ जो व्यवस्था है वो विकास उन्मुख है, यानी कि विकासशील कर सकते हैं, अभी विकास हो रहा है, विकास की ओर उन्मुख है। भारत का आय तथा धन का वितरण है, भारत में आय तथा धन का वितरण कैसा है, तो ये असमान वितरण हमारे यहाँ पाया जाता है, यानी कि भारत में। और यही कारण है कि भारत में अभी भी अमीरी गरीबी के बीच एक बहुत बड़ी खाई है। 137वां प्रश्न है कि भारत में कृषि में श्रम शक्ति का कितना प्रतिशत लगा हुआ है। सही जवाब है कि 48% जो है कि अभी भी श्रम शक्ति भारतीय कृषि में लगा हुआ है। और भारत में विश्व का सर्वाधिक जो है कि श्रमशील मानव निवास करता है, यानी कि 89 करोड़ इसकी कुल संख्या है। इस तरीके से सही जवाब इसका है। और इसका अगला प्रश्न देखते हैं कि UN जनसंख्या कोष रिपोर्ट 2023 के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान कितना है, तो ये विश्व का भारत में जो है कि ये प्रथम स्थान है, अगर UN जनसंख्या रिपोर्ट 2023 की बात करें तो। इसके बाद से अगला इसका प्रश्न है कि भारत में जनगणना की जाती है, प्रत्येक कितने वर्षों पर भारत में जनगणना की जाती है, तो 10 वर्ष इसका सही जवाब है, यानी कि प्रत्येक 10 वर्षों पर भारत में जनगणना की जाती है। भारत में प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के समय में हुई थी 1872 में, जबकि रेगुलर जो जनगणना है वो 1881 से शुरू हुई है। और अगला प्रश्न है कि 1951 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी। 1951 में भारत की जो जनसंख्या थी वो मात्र 36 करोड़ थी। और
नेक्स्ट है कि बेरोजगारी वह स्थिति है जब कोई व्यक्ति, ये बताना है कि बेरोजगारी की स्थिति में क्या होता है। बेरोजगारी वह स्थिति है जब कोई व्यक्ति इच्छा एवं योग्यता रखता हो पर काम उसको नहीं मिलता हो, यानी कि इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि आप योग्य होंगे फिर भी आपको काम नहीं मिलता है, इसका मतलब कि ये बेरोजगारी की स्थिति है। नेक्स्ट है कि भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है। भारत में बेरोजगारी का जो मुख्य कारण है, जनसंख्या में तीव्र जो वृद्धि हो रही है वो बेरोजगारी का एक मुख्य समस्या है, क्योंकि उस अनुपात में संसाधन हमारे पास उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। और इसका 143वां है कि भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है। तो भारत में देखिएगा बेरोजगारी के एक से अधिक जो है कि यहाँ पे कारण नहीं, यहाँ पे प्रकार पूछा हुआ है कि भारत में बेरोजगारी के प्रमुख प्रकार एक से अधिक है, यानी कि यहाँ पे मौसमी बेरोजगारी भी है, अदृश्य बेरोजगारी भी देखी जाती है, जबकि शिक्षित बेरोजगारी भी यहाँ पे है। यानी कि इस तरीके से हम देखते हैं कि देखिए अब यहाँ पे थोड़ा इसको समझ लीजिएगा, काफ़ी ये अच्छा ये टर्म भी है, समझने लायक है कि देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्यतः जो है कि मौसमी बेरोजगारी और अदृश्य बेरोजगारी पाई जाती है, जबकि ये जो इसके बाद से शिक्षित बेरोजगारी भी है। हमारे बहुत से शिक्षित युवा हैं या लोग जो हैं वो भी बेरोजगार हैं। इस तरीके से सही जवाब इसका ऑप्शन डी होगा, यानी कि एक से अधिक इसके लिए राइट आंसर है। और भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में मौसमी बेरोजगारी उत्पन्न होने का प्रमुख कारण बताना है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो मौसमी बेरोजगारी जो पाई जाती है वो कृषि के क्षेत्र में होती है, यानी कि जब लोगों को कुछ समय यानी कि कुछ मौसमों में ही या कुछ सीजन में ही रोजगार मिलता है, फिर उसके बाद से उनको कार्य नहीं मिलता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी है। और नेक्स्ट है कि बिहार वासियों के जीवन निर्वाह का मुख्य साधन क्या है। बिहार में जीवन निर्वाह का मुख्य साधन कृषि है, क्योंकि बिहार जो है कि कृषि प्रधान राज्य है और बिहार में 79% जो रोजगार है वो कृषि क्षेत्र से ही प्राप्त होता है। नेक्स्ट यहाँ से प्रश्न देखते हैं कि बिहार की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग कृषि पर आश्रित है। बिहार की कुल जनसंख्या का 79% भाग जो है अभी भी हमने बताया कि कृषि पर आश्रित हैं। और बिहार में कृषि के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए बिहार सरकार कई वर्षों से यानी कि तृतीय कृषि रोड मैप तैयार किया है 2017 से 2022 के लिए। तो इस तरीके से सही जवाब है ऑप्शन सी, बी इसका राइट आंसर होगा 79%। इसके बाद हम देख सकते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे देख लीजिए आपके सामने है कि बिहार के कुल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत कृषि से प्राप्त होता है। बिहार का जो कुल घरेलू उत्पाद है यानी कि 21.1% यहाँ पर कृषि से प्राप्त होता है। और भारत सरकार को सर्वाधिक जो है कि जीडीपी में योगदान जो होता है वो सेवा क्षेत्र से प्राप्त होता है। इससे संबंधित एक ये यहाँ पे प्रमुख बातें हैं। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय श्रम आयोग के अनुसार कृषि श्रमिक कितने प्रकार के होते हैं। कृषि श्रमिकों के प्रकार बताना है तो ये मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, यानी कि ऑप्शन ए इसके लिए राइट आंसर होगा। और 149वां यहाँ से प्रश्न हम देख सकते हैं कि ऐसे श्रमिक जिनके पास खेती की अपनी भूमि नहीं होती है उन्हें क्या कहते हैं। ऐसे किसानों को हम क्या कहते हैं, तो देख लीजिए उन्हें जो है कि भूमिहीन कृषक भी कहते हैं। और भारत में यानी कि भूमिहीन किसानों की स्थिति भी कुछ ठीक ठाक नहीं है, यानी कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि भूमिहीन किसान यहाँ पे ऑप्शन में यहाँ पे तो हालांकि नहीं है, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं इसका सही जवाब होगा, क्योंकि किसान नहीं यहाँ पे श्रमिक दिया हुआ। इस तरीके से ऑप्शन ई राइट आंसर है। और इसका आखिरी प्रश्न है कि बिहार की जनसंख्या 2011 में कितनी वृद्धि हुई है। यानी कि जो बिहार की जनसंख्या में जो 10 की वृद्धि हुई थी, यानी कि 25.7% इसका सही जवाब है। और इस तरीके से आपने देखा कि ये अर्थव्यवस्था का ये दूसरा टेस्ट सीरीज था। और तो 150 ये यहाँ पे दूसरा टेस्ट सीरीज यहाँ पे कंप्लीट हुआ। और आइए इसी वीडियो में हम यहाँ से अर्थशास्त्र के तीसरे टेस्ट सीरीज को भी देखते हैं। और यहाँ पर आपका देखिए ये तीसरा टेस्ट सीरीज है और इसका पहला प्रश्न आपके सामने है। वैश्वीकरण से लाभान्वित होते हैं, ये बताना है कि वैश्वीकरण से कौन लाभान्वित होते हैं। तो एक से अधिक इसके लिए सही जवाब है, क्योंकि वैश्वीकरण से यानी कि उत्पादक, निर्यातक और आयातक तीनों को ही लाभ होता है। इस तरीके से वैश्वीकरण से इसका सही जवाब होगा कि उपयुक्त में से एक से अधिक लोग जो हैं कि या जो क्षेत्र हैं वो लाभान्वित होते हैं। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी, ये पिछले सेट में भी मिला हुआ था कि 1 जनवरी 1995 को इसकी स्थापना हुई थी और इसे हम WTO भी कहते हैं। तो इस तरीके से इसका मुख्यालय जो है यानी कि विश्व व्यापार संगठन का जो मुख्यालय है वो जिनेवा में है। और नेक्स्ट यहाँ से प्रश्न देखते हैं कि वैश्वीकरण को प्रोत्साहित करने वाले कारकों में कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, ये बताना है। तो इसमें सही जवाब है कि इसमें जो सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का जो विकास हुआ है ये वैश्वीकरण को प्रोत्साहित करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका इनकी है।
नेक्स्ट यहाँ से प्रश्न देखते हैं। 114वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था वैश्वीकरण के विस्तार में सहायक हुई है। वैश्वीकरण के विस्तार में सहायक कौन सी हुई हैं, तो इसमें भी देख लीजिए, यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक और विश्व व्यापार संगठन, ये सभी इसके लिए सही जवाब है, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन व्यापार अवरोधक हैं। व्यापार अवरोधक इसमें से कौन है, देख लीजिए। व्यापार में जो अवरोधक तब उत्पन्न हो जाता है जब विभिन्न प्रकार के टैक्स लगा दिए जाते हैं, यानी कि सही जवाब इसका ऑप्शन डी होगा, यानी कि एक से अधिक। ये सभी जो हैं कि व्यापार के लिए अवरोधक का काम करते हैं, यानी कि उसको रोकने का काम करते हैं। उपभोक्ता आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं। उपभोक्ता आंदोलन के प्रवर्तक कौन हैं, तो राल्फ नादर को माना जाता है, और ये उपभोक्ता आंदोलन जो शुरू हुआ था सबसे पहले इंग्लैंड में हुआ था, यानी कि सही जवाब ऑप्शन सी है। उपभोक्ता शोषण का प्रमुख कारण ये बताना है। उपभोक्ता शोषण के प्रमुख कारण है, यानी कि सूचना का अभाव होना, वस्तुओं की सीमित आपूर्ति और उपभोक्ताओं की अज्ञानता, यानी कि वस्तुओं के संदर्भ में। तो एक से अधिक इसके लिए भी सही जवाब है। उपभोक्ता जागरण के लिए भारत सरकार का सबसे प्रचलित नारा क्या है, ये आप सब जानते होंगे जरूर कि जागो ग्राहक जागो का नारा जो है कि ये भारत सरकार का है, जो उपभोक्ताओं के जागरण के लिए, यानी कि उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिए। और ये विज्ञापन आप हमेशा अखबारों में या टेलीविज़न रेडियो पर भी ये हमेशा आता था। अभी भी ये आप जो है कि अखबारों में देखते होंगे कि ये नीचे उसमें लिखा ही रहता है। नेक्स्ट है कि बड़े पैमाने पर उत्पादित किन वस्तुओं के लिए मानक नियमों का पालन करना आवश्यक है, ये बताना है। तो इसके लिए भी देख लीजिए एक से अधिक है, यानी कि इसमें जो बोतल बंद पेय पदार्थ हैं, मसाले हैं या फिर शिशु आहार हैं, ये सभी इसके लिए जो है कि ऑप्शन सही है, यानी कि एक से अधिक इसका राइट आंसर होगा। और नेक्स्ट है कि भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ था। भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम 1993 में इसे पारित किया गया था, और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना भी 1993 में की गई थी। और नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सा कदम विपरीत भुगतान संतुलन को सुधारता है। इसमें अगला ये प्रश्न है, यानी कि इसका सही जवाब ऑप्शन ए है, यानी कि अवमूल्यन जो है वो विपरीत भुगतान संतुलन को सुधारने का काम करता है। और अवमूल्यन का अर्थ है कि जानबूझकर किसी देश की मुद्रा का मूल्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा की तुलना में कम करना, और अवमूल्यन से आयात को कमज़ोर किया जाता है, यानी कि दूसरे देशों से वस्तुओं को नहीं मंगाया जाता है। भारत में भी अवमूल्यन हुआ है 1949 में, 1966, 1991 में हुआ है, और 1991 में भारत में 2 बार मुद्रा का अवमूल्यन किया गया था। नेक्स्ट है कि मुद्रास्फीति जो है, यानी कि इन्फ्लेशन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, ये नेक्स्ट प्रश्न है। तो देख लीजिए, इसमें से कीमतों के स्तर में कमी आ जाती है, यानी कि देखिए यहाँ पे कीमत के स्तर में वृद्धि होती है, ये नहीं होगा। और लोगों की क्रय शक्ति भी एक तरीके से कहें कि बढ़ जाती है, यानी कि ऑप्शन डी इसके लिए राइट आंसर है, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक इसका सही जवाब होगा, यानी कि ऑप्शन 2 और 3 इसके लिए सही है, यानी कि एक नहीं होगा। और नेक्स्ट है यहाँ से 127वां है कि थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है। थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष जो है, यानी कि 2011-12 को माना जाता है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अवयव जो है कि मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं किया जाता है। मानव विकास सूचकांक में किसे शामिल नहीं करते हैं, तो प्रति व्यक्ति विकास दर को इसमें शामिल नहीं किया जाता है, यानी कि इसका ऑप्शन सी राइट आंसर है। और नेक्स्ट यहाँ से प्रश्न है कि भारत में शिक्षित बेरोजगारी का प्रधान कारण क्या है। शिक्षित बेरोजगारी का प्रधान कारण है कि दोषपूर्ण शिक्षा व्यवस्था है, यानी कि जिस तरह रफ्तार में या जिस दर से लोग साक्षर हो रहे हैं उसी अनुपात में यहाँ पे रोजगार की समस्या है। यानी कि एक रिपोर्ट के अनुसार अगर देखें तो भारत में केवल 19% व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त व्यक्ति अंतर्राष्ट्रीय मापदंड पर खरे उतरते हैं, यानी कि भारत में व्यावसायिक शिक्षा की जो स्थिति है वो काफ़ी ख़राब है। तो इस तरीके से सही जवाब इसका है ऑप्शन सी। और नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से देखते हैं कि भारत के कृषि क्षेत्र में व्याप्त अदृश्य या छिपी हुई बेरोजगारी का प्रमुख कारण बताना है। इसका ऑप्शन सी है, यानी कि कृषि पर जनसंख्या का बहुत ज़्यादा दबाव है और इस वजह से भारत में छिपी हुई बेरोजगारी या अदृश्य बेरोजगारी दिखाई देती है ज़्यादा। यानी कि एक अगला प्रश्न है कि कृषि के क्षेत्र में सामान्यतः किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। उसी क्वेश्चन को यानी कि देखिए रिपीट किया जा रहा है, यानी कि छिपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है कृषि के क्षेत्र में। और नेक्स्ट है कि बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र की लगभग कितनी भूमि बाढ़ उन्मुख है, यानी कि इसमें अगला प्रश्न है। और 70% जो भूमि है यहाँ पर बाढ़ उन्मुख है, और बिहार के उत्तरी भाग हमेशा बाढ़ से ज़्यादा प्रभावित होता है, जबकि कोसी नदी को हम जानते हैं कि बिहार की शोक नदी है और बिहार में तबाही लेकर आती हैं। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं कि बिहार के किस क्षेत्र में बाढ़ का प्रकोप जो है कि सबसे ज़्यादा होता है। तो
इसमें देखिए सही जवाब इसका ऑप्शन है, यानी कि उत्तर बिहार में सबसे ज़्यादा जो है कि बाढ़ का प्रकोप रहता है। और यहाँ पे कुल बाढ़ का क्षति लगभग जो है कि 15% जो है केवल बिहार में होता है, यानी कि भारत में जितना कुल क्षति होता है उसका अकेले 15% सिर्फ बिहार में होता है। नेक्स्ट है कि बिहार में सिंचाई के किस साधन पर किसानों की निर्भरता सर्वाधिक है। तो इसमें सही जवाब है यानी कि कुओं और नलकूपों पर, यानी कि सिंचाई के साधन के लिए किसान जो है कि इसी पर ज़्यादा निर्भर हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कितनी आबादी गाँव में रहती हैं, आप देख सकते हैं। और इसका सही जवाब है कि 88% इसका राइट आंसर होगा, जबकि मात्र जो है कि 12% जो जनसंख्या है वो शहरी क्षेत्रों में निवास करती हैं। और इसका अगला प्रश्न हम देख सकते हैं, यहाँ से 132वां प्रश्न है कि बिहार में आजीविका का मुख्य स्रोत क्या है। ये नेक्स्ट प्रश्न है, आजीविका का मुख्य स्रोत बिहार में क्या है, तो कृषि होगा। और ये काफ़ी आसान से प्रश्न है। उत्पादन का क्या अर्थ होता है, उत्पादन का अर्थ होता है यानी कि उपयोगिता का सृजन करना, यानी कि। और नेक्स्ट यहाँ से प्रश्न है कि कौन इसमें से उत्पादक हैं, इनमें से उत्पादक कौन है। देखिए इसमें उत्पादक कौन है, तो देखिए इसका सही जवाब यानी कि शिक्षक जो है, यानी कि शिक्षक जो है उत्पादक के तौर पे होता है ऑप्शन के अनुसार। नेक्स्ट प्रश्न है कि अर्थविकसित का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। अर्थविकसित का पर्यायवाची शब्द है यानी कि निर्धन होता है, यानी कि जो विकसित पूरी तरह से नहीं हो। और नेक्स्ट है कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है। भारत की जो अर्थव्यवस्था है अभी ये पिछले सेट में मिला हुआ था, यानी कि विकास उन्मुख है, यानी कि विकास की ओर उन्मुख है। और नेक्स्ट यहाँ से है कि 2011 में देश की जनसंख्या हो गई, 2011 में देश की जनसंख्या कितनी हो गई थी, तो देखिए 121 करोड़ इसका सही जवाब होगा। और यहाँ से नेक्स्ट प्रश्न है कि जनसंख्या की दृष्टि से बिहार, देश में बिहार का क्या स्थान है जनसंख्या की दृष्टि से। तो जनसंख्या की दृष्टि से बिहार जो है कि तीसरे नंबर पे है, यानी कि पहले जो है कि उत्तर प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र है और तीसरे नंबर पे बिहार आता है। परिवार नियोजन से जनसंख्या वृद्धि पर क्या असर हो सकता है, ये अगला प्रश्न है। और इससे जो है कि जनसंख्या को नियंत्रित किया जा सकता है, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर है। और नेक्स्ट है कि वैश्वीकरण के कितने वाहक होते हैं, यानी कि वैश्वीकरण के कितने वाहक होते हैं, तो 3 वाहक माने जाते हैं वैश्वीकरण के, इस तरीके से। और इसका अगला प्रश्न हम देख सकते हैं कि निजीकरण में किससे महत्व दिया जाता है। देखिए निजीकरण यानी कि जो प्राइवेटाइजेशन की क्रिया होती है उसमें निजी क्षेत्र को ही ज़्यादा महत्व दिया जाता है, यानी कि ऑप्शन ए इसके लिए सही जवाब है। निजीकरण का अर्थ होता है कि सरकारी नियंत्रण से निजी प्रबंधन के हाथों में चीज़ों को सौंपना। और निजी क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य होता है अधिक से अधिक लाभ कमाना, तो इसमें जनता का शोषण भी हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ से है 142वां प्रश्न इसका होगा कि उदारीकरण में किसका नियंत्रण कम किया जाता है। देखिए अगला प्रश्न है कि उदारीकरण में किसका नियंत्रण कम किया जाता है, तो इसमें सरकारी नियंत्रण को ही कम करने का प्रयास किया जाता है। और यहाँ से अगला प्रश्न है कि अर्थशास्त्र क्या है। देखिए अर्थशास्त्र क्या है, तो यानी कि एक से अधिक इसके लिए सही जवाब है, यानी कि अर्थशास्त्र कला और विज्ञान दोनों ही माना जाता है, यानी कि अर्थशास्त्र को। इस तरीके से ऑप्शन डी इसके लिए राइट आंसर है। अर्थशास्त्र एक विशुद्ध यथार्थवादी विज्ञान है, यह कथन किसका है। अभी पिछले सेट में भी ये प्रश्न मिला हुआ था, आप बता सकते हैं कि ये किसका कथन है। तो सही जवाब इसका है कि रॉबिन्स का ये कथन है कि अर्थशास्त्र एक विशुद्ध यथार्थवादी विज्ञान है। 145वां प्रश्न यहाँ से है कि अर्थशास्त्र क्या है। देखिए अभी फिर उसी प्रश्न का एक यानी कि ये भी प्रश्न मिला हुआ था, अर्थशास्त्र क्या है, तो यथार्थवादी के साथ साथ एक जो है कि आदर्शवादी भी विज्ञान है, इसको माना जाता है। व्यावसायिक बैंक का क्या कार्य होता है। व्यावसायिक बैंक जो है कि मुख्य रूप से अपने ग्राहकों से जमा राशि को स्वीकार करने के साथ साथ ऋण भी उपलब्ध कराते हैं। व्यावसायिक बैंक बताना है, व्यावसायिक बैंक क्या करते हैं, तो ग्राहकों को उनकी जमा पर ब्याज देते हैं। तो ये सही जवाब इसका ऑप्शन ए है। और भारत का सबसे बड़ा जो व्यावसायिक बैंक है वो भारतीय स्टेट बैंक है। यहाँ से नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं कि भारत के पूर्ण स्वामित्व वाले प्रथम भारतीय बैंक कौन है। माने भारत के पूर्ण स्वामित्व वाले भारतीय बैंक कौन है, तो इसका सही जवाब है यानी कि पीएनबी इसका राइट आंसर होगा, यानी कि पंजाब नेशनल बैंक। और भारत में जो है कि पंजाब नेशनल बैंक की जो स्थापना की गई थी 1881 में की गई थी। सॉरी, पीएनबी की स्थापना 1894 में हुई थी, क्योंकि ये थोड़ा सा देखिए गलत हो गया है। 1894 याद रखिएगा कि पीएनबी की स्थापना हुई थी। और जब भारत में स्थापित जो है कि भारत में जो पहला बैंक स्थापित हुआ था यानी कि हिंदुस्तान बैंक था, और जिसकी स्थापना 1770 में की गई थी। तो नेक्स्ट यहाँ से प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। ये काफ़ी आसान सा प्रश्न है, आप कितनी बार इसको पढ़ चुके होंगे। 1935 में, यानी कि 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी।
और ये भारत का केंद्रीय बैंक भी है, जबकि इसका मुख्यालय आरबीआई का जो मुख्यालय है भारतीय रिजर्व बैंक का वो मुंबई में है। और इसका आखिरी प्रश्न आज के लिए है कि किसी देश का केंद्रीय बैंक कौन होता है? किसी देश का जो केंद्रीय बैंक होता है यानी कि मौद्रिक तथा बैंकिंग प्रणाली के शिखर की संस्था होती हैं, प्रमुख संस्था होती हैं। तो ये देखें आपने कि इकोनॉमिक्स का यानी कि दूसरा और तीसरा टेस्ट ये सेट आपने देखा, यानी कि जो टेस्ट सीरीज था, यानी कि एक ही वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा।